जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। दोस्तों आज हम लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे दो टुकड़ों में, जैसे हम लोग अपनी अक्सर क्लासों में करते भी हैं। छोटे छोटे पार्ट में टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम लोग देखते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट के भाई साहब मूलभूत कारण क्या रहे हैं, इसके कारण कि वो कारण क्या क्या थे जिसके बिहाफ पर इस एक्ट को लाने की आवश्यकता पड़ी। लगभग सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। इसी दौरान ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन की संसद को वहां पर एक कानून पारित करना पड़ता है इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो पहले उन कारणों को देख लेते हैं, फिर इन कारणों के बाद भाई साहब जो जो कारणों के अंदर दिक्कतें पाई जाएंगी तो उन कारणों का समाधान करने की आवश्यकता होगी। तो वही जो समाधान होगा वही समाधान हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं। क्या क्या इसमें ये प्रोविजन करते हैं, मींस प्रावधान करते हैं। प्रावधान, प्रोविजन इंपॉर्टेंट चीजें। तो पहले देख लेते हैं कि भाई साहब इस एक्ट के कारण क्या रहे। देखो, भारत के अंदर जब सन 1600 ईस्वी से वहां पर ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन से इनको अथॉरिटी मिलती है कि जाओ भाई पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन व्यापार कर सकते हैं, आप वहां पर कोई ऐसे सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं या फिर जमीन का मालिकाना हक नहीं रख सकते हैं। ये चीजें ब्रिटेन के कानून के अंतर्गत लिखी हुई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी दूर से आकर के यहाँ की जमीन के ऊपर नियम चलाने लगी, यहाँ पर अधिकार जमाने लगी, सैन्य अधिकार करने लगी। तो भाई साहब वो तो कहीं ना कहीं उनके कानून में और यहाँ पर ये कंपनी क्या कर रही थी उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू होते हैं। तो इसकी कहानी, इसकी कड़ी शुरू होती है भारत के अंदर 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध। उसके बाद फिर यहां पर होता है 1764 का बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। दो युद्ध होते हैं। इन दो युद्धों से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि भारत के अंदर अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बंगाल, बिहार और ओडिशा, बंगाल, बिहार और ओडिशा के इनको दीवानी और सैन्य अधिकार मिल चुके थे। दीवानी और सैन्य अधिकार यहां पर इनको प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि इन दो बड़े युद्धों से स्पष्ट हो चुकी थी स्थिति कि भाई साहब अब तो यहां पर जो इन क्षेत्रों के माई बाप हैं वो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधिकारी हैं। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह मालूम था कि ब्रिटेन के अंतर्गत एक कानून, ऐसे भी कानून है कि विदेशी धरती पर जाकर के हम किसी की जमीन को अधिकृत नहीं कर सकते हैं, एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से भारत के अंदर इन लोगों ने बक्सर का युद्ध जीतने के बाद द्वैध शासन प्रणाली चलाई थी। आपको मालूम है इतिहास के अंतर्गत इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली चलाई कि यहाँ का शासन प्रशासन, जो भी जमीन का मालिकाना हक है वो तो यहाँ के राजा रजवाड़ों को ही दे दिया था इन्होंने। यहाँ पर हम लोग पहले बात भी कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। और दूसरा, जो राजस्व से संबंधित प्रावधान थे, वो राजस्व से संबंधित जो भी चीजें थी वो इन्होंने रखी थी अपने पास। तो यहाँ पर जब कंपनी के अधिकारी या फिर संसद से कोई भी वार्तालाप होती तो बोलते कि भाई साहब हमने कोई जमीन थोड़ा ही ली है, जमीन तो यहीं के ही लोगों के पास है। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में देखा जाए तो जमीन का मालिकाना हक भी किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही हुआ करता था। तो इन सब चीजों के पीछे एक कारण, जैसे मैंने आपको बताया है, ब्रिटिश कानून के तहत विदेशों में सैन्य या फिर जमीनी अधिकार नहीं रखे जा सकते थे इस कानून के तहत। चलो भाई, जो भी कुछ हुआ
लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब से 1764 से बक्सर का युद्ध जीता, उसके बाद से यहाँ के दीवानी अधिकार इनको मिल गए। अभी तक तो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, तो मुनाफा कम हुआ करता था औसतन, लेकिन अब पूरे के पूरे राजस्व का ही मालिक ये हो गए। तो भाई साहब अब तो जबरदस्त तरीके से अपार संपदा इनके पास आने लगे। तो इन्होंने इस प्रकार से इस अपार संपदा को आधार बना करके इन्होंने धीरे धीरे अब यहाँ पर अलग अलग सेक्टरों में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए और विदेशों से इन्वेस्टमेंट मंगाना इन्होंने शुरू किया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ पर डिविडेंड हुआ करता था, मतलब लाभांश दिया करते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी लाभांश जो दिया करती थी वो 6% का दिया करती थी। मतलब अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में 100 रुपए लगा रहा हूं तो भाई साहब मुझको 100 पे 6 रुपए ऊपर से रख करके वो देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया, अपने लाभांश की दर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। कारण क्या था, क्योंकि बड़े भूमि जो क्षेत्र थे जहां से रॉ मटेरियल इनको मिला करता था वो अब इनके सीधे कंट्रोल में, तो मुनाफा बहुत ज्यादा, अब किसी के ऊपर इनको आश्रित होने की आवश्यकता नहीं थी, तो मुनाफे की दर इनके पास और अधिक होने लगी। तो इन्होंने इस लाभांश की दर को बढ़ा करके 6 से 8 किया, 8 से 10 किया, 10 से इन्होंने 12.5% तक की, यहाँ पर 12.5% पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली एकमात्र कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लाभांश देने वाली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 12.5% का। जब लोगों को पता चला कि भाई साहब 12.5% का लाभांश दे रही है कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट जबरदस्त तरीके से ब्रिटेन के जो लोग थे, वहां के जो निजी लोग थे, वहां के इवन सांसद जो लोग हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हुआ करते थे, उन मैक्सिमम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। किसकी वजह से? इस लाभांश की वजह से। अब यहां पर जबरदस्त तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब भाई साहब कंपनी तो पागल कि यार इतना सारा पैसा आ गया, पैसे क्या क्या करें। तो भाई साहब इन लोगों ने अब फिर यहां पर धीरे धीरे अपने इस भूमि क्षेत्र को और बढ़ाने का प्रयास करना शुरू किया उस पैसे की बदौलत कि भाई साहब हम लोग इस पैसे से इस्तेमाल करेंगे, जो अलग अलग और अन्य क्षेत्र है वहां पे हम लोग और रॉ मटेरियल को कैप्चर करेंगे। लेकिन पलड़ा यहीं पर ही पलट जाता है। पलड़ा कैसे पलटता है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 1769 में हैदर अली ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। बहुत बुरी तरीके से पराजित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर 1767 से 1769 के बीच में वॉर होता है जिसमें हैदर अली जीत जाता है और इनको बहुत ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है उस युद्ध के अंतर्गत। पहली बात 1769 में ये बात हुई। दूसरी बात यहाँ पर जो 1770 था, 1770 का जो फेज था, यहाँ पर जो बंगाल वाला रीजन था भयंकर अकाल पड़ता है। यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल अगर पड़ेगा, सूखा अगर पड़ेगा भाई, तो भाई साहब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल उस दौरान बेस हुआ करता था वहां की खेती पर, एग्रीकल्चर पर। तो भाई साहब अगर एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर कंपनी को लाभांश कहां से दिया जाए, कंपनी कैसे लाभ देगी लोगों को। एक तो उस तरफ से युद्ध पे युद्ध करे जा रहे हैं ये और युद्धों में हार रहे हैं, एक तो वहां से घट रहा जो है इनका सिस्टम। दूसरा, बंगाल के अंदर अकाल पड़ा, जो कि बंगाल भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र हुआ करता था। यहां से इनका लाभांश धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। एक आंकड़ा हम लोगों के सामने आता है कि ये जो 1770 के आसपास अकाल आया था, इस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 जनता मर गई थी भूख के मारे। आज तक के इतिहास में भारत के अंदर भूख के कारण कोई भी व्यक्ति नहीं मरा था। ये अंग्रेजों की ही नीति थी, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था। प्रेशर कैसा था कि उनको 12.5% का लाभांश देना था। दूसरी बात, यहाँ पर जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन की संसद ने 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 10% लाभांश देने की भी बात बोली। क्यों?
उस दौरान जब बक्सर का युद्ध जीता तो इनके पास अपार संपदा आने लगी, तो ब्रिटेन की संसद ने यहाँ पर एक कानून बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट कि भाई साहब आपका जो भी लाभांश है, आपके लाभांश का टोटल 10% हमको चाहिए, उसमें 10% में हम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये 10% इसके आधार पर है कि आपको हम लोगों ने अनुमति दे रखी है, आप हमको 10% देंगे, अगर नहीं दे सकते तो भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपना यहाँ पर आ जाओ, मरता क्या ना करता। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात मंजूर होनी पड़ी, 10% अपने टोटल लाभांश का तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को वो पहुंचाती, मतलब ब्रिटिश राजशाही खजाने में इसको पहुंचाना पड़ता, ऊपर से डिविडेंड इनको देना पड़ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अकाल इसके ऊपर बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया है, लाभांश की दर कम हो गई। तीसरी बात, यहाँ पर युद्ध पे युद्ध हारते चले जा रहे हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अब यहाँ पर भाई साहब निजी व्यापार करने लगे। निजी व्यापार मतलब इंडिविजुअल यहाँ पर ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व होने लगे। अब होता क्या है, कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट तो जा रही है डेफिसिट में, घाटे में जा रही है, लेकिन जब यहाँ से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पहुंचते वहां पर तो भाई साहब वो तो मालामाल जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ की संसद देकर के अचंभे में कि भाई साहब इसकी बैलेंस शीट हम देखते हैं तो भाई साहब ये घाटे में आ रही है, और हमको बोलते हैं कि हम लोग 10% कैसे देंगे आप लोगों का, नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है वो मालामाल होते जा रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पर अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होने की जो चरम उत्कर्ष था इसका, वो वहां पर जाकर पहुंचा जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर ब्रिटेन की संसद से लोन मांगने की बात रख दी कि भाई साहब अब तो हमारा गुजारा चल ही नहीं रहा है, अब हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग अपना वहां पर शासन प्रशासन चला ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग व्यापार कर ही नहीं पा रहे हैं, आप हमको 10 लाख पाउंड का कर्ज दे दो। ब्रिटेन की संसद को बस अब यहीं से ही एक चिंगारी सी मिल गई कि भाई साहब अब इन लोगों को अब हम लोग यहाँ पर अपने नियंत्रण में करते हैं, नहीं तो ये लोग यहाँ से हम लोगों को ही बर्बाद कर देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण था जो कि यहाँ पर 12.5% का इन्होंने लाभांश बांटा था। ब्रिटेन की संसद का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका पैसा इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के डिविडेंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी में ना लगा हो। तो उनके ऊपर तो प्रेशर कि भाई साहब हमारा पैसा डूब जाएगा अगर ये कंपनी डूब गई तो एक काम कर लेते हैं, इस कंपनी को हम लोग कुछ नियंत्रित करने का प्रोविजन करते हैं। तो प्रोविजन में यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कर्ज मांगा था किससे, जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद थी, जिसके आधार पर अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कर्ज देने के लिए वहां की ब्रिटेन की संसद तैयार भी होती है, लेकिन उसके लिए रखती है एक शर्त कि आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बातें अब माननी पड़ेगी, और वो बातें क्या होंगी, वो बातें होंगी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बातें। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया। जब यहाँ पर ये सब का सब किस्सा सामने रखा गया और उस दौरान तत्कालीन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, वहां के ब्रिटेन के जो उस दौरान प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। इन लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में यहाँ पर कमेटियां बिठाई गई, लगभग 18 कमेटी बिठाई गई थी। 18 कमेटी, आप समझ सकते हो इस चीज की इंपॉर्टेंट वेटेज कितना होगा कि वहां की संसद ने कितना वेटेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। 18 कमेटियां यहाँ पर बिठाई गई कि हर एक स्तर पर इन लोगों की यहाँ पर हम लोग जांच करें।
18 कमेटियों की रिकमेंडेशन आती है कि इन लोगों ने तो बहुत बर्बरता वहां पर अपनाई हुई है, भारतीय लोगों का शोषण इस कदर से किया हुआ है कि वहां के लोग भूख से भी बेहाल होते जा रहे हैं। इवन वहां के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर भी, इसके जो है किए गए कारनामों के आधार पर ही वहां पर उन लोगों की मौत तक हो रही है। अब यहाँ से इस कन्वीनिंग कमेटियों की रिकमेंडेशन से ही प्रोविजनों का कारवा शुरू होता है, एक्ट बनाने का प्रोविजन का कारवा शुरू होता है। अब हम लोग यहाँ पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाले नियम के बारे में बात करते हैं। देखो एक छोटी सी बात, शब्द है रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग अक्सर का लगभग सभी लोगों के पास, हमारे पास घर में पंखा है और पंखे को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर होता है। उसको 1 नंबर पे चलाओ, 2 नंबर पे चलाओ, 5 नंबर पे चलाओ, वो हमारी मर्जी, मतलब रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का उसका बटन है। ऐसे ही समझ लो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का एक बटन था। किसके साथ, किसके पास? ब्रिटेन की संसद के पास। तो यहाँ पर अब रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन क्या क्या होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा करने से पहले मैं इसके और अन्य नाम भी आपको बता देता हूँ। कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में हम लोगों से पूछ ले जाते हैं। देखो ये जो एक्ट, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, कई बार हमारे एग्जाम में इसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शब्द नहीं लिखते हैं, वो इसको बोल देते हैं कि भाई साहब 1773 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1773। तो ये शब्द भी बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा रुक करके समझते हैं। चार्टर एक्ट, चार्टर को मतलब क्या मतलब हुआ चार्टर का? ब्रिटेन, जैसे भारत के अंदर भारत के राष्ट्रपति महोदय जी अगर किसी भी ए नाम के बिंदु पर कोई, या फिर ए नाम का कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर वो अध्यादेश लाते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाते हैं, तो भाई साहब उस अध्यादेश, वो अध्यादेश हो गया। भविष्य में अगर हमारी संसद चाहती है कि भाई साहब इस अध्यादेश को हम कानून बना दें, तो संसद के पटल पर रख करके उसको अगर पारित कर दे अध्यादेश को, तो वही हमारे यहाँ पर अधिनियम बन जाता है ना, वो हमारे यहाँ पर अधिनियम बन जाता है, हमारे यहाँ पर कानून बन जाता है। ब्रिटेन के अंदर भी अगर वहां के क्राउन अपने बिहाफ पर ऐसा ही अध्यादेश निकाले तो उसको बोलते हैं चार्टर। और अगर उस चार्टर को वहां की संसद कर दे अपनी संसद में पारित, तो उसी को बोल देते हैं चार्टर एक्ट। बात क्लियर हुई? तो ये एक चार्टर एक्ट था। ध्यान रखना, जहां जहां पर भी चार्टर शब्द लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब उनके बीच में 20-20 वर्षों का गैप होगा। भारत के अंदर कुल कुछ लगभग हमारे यहाँ पर चार्टर एक्ट आए हैं। देखो चार्टर एक्ट अगर आए हैं तो 1773 में आया है, 1793 में आया है, 1813 में, 1833 और 1853। ये चार्टर एक्ट 20-20 वर्षों के टाइम ड्यूरेशन के बीच में चार्टर एक्ट आया है। तो अब आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है कि यार कब आया था, पहला देख लो 1773 में, उसके बाद 20-20 वर्षों को जोड़ते चले जाओ, ये चार्टर एक्ट हमारे पास होंगे। इसको रेगुलेटिंग एक्ट को एक नाम से और जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1773। अगर आप लोगों को ऑप्शन में ये दो नाम भी ना नजर आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1773 लिखा हुआ मिलेगा। उसके जो भी प्रोविजन होंगे वो हम लोग देख लेंगे कि भाई साहब ये अधिनियम किसको इंगित करता है या फिर इंडिकेट करता है। तो ध्यान रखना ये 3 नाम है रेगुलेटिंग एक्ट के। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रावधानों की, जो है इसके प्रोविजंस की। अब प्रोविजंस में थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक अपने किसी भी काम के लिए ब्रिटेन की संसद के प्रति जवाबदेही नहीं थी। उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था कि रिस्पॉन्स करना अनिवार्य नहीं था। वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ब्रिटेन की संसद को उसके ट्रेड वो क्या कर रही है कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ उसके मुनाफे से मतलब है कि भाई साहब आपने इतना मुनाफा कमाया और आप हमको इतना प्रतिशत दें, और बाकी कोई जवाबदेही नहीं थी। बट पहली बार भारत के अंदर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जवाबदेहिता तय की गई। अब जवाबदेही भाई साहब कौन करे?
कौन जवाब देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत बड़ी है, किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है। पहले हम लोगों ने बात की थी, लगभग 72 लोगों ने मिलकर के इस कंपनी की शुरुआत की थी उस दौरान, तो एक कंपनी का तो मालिक नहीं है। तो फिर इसका एक प्रोविजन बनाया गया कि क्यों ना हम इस कंपनी की जवाबदेही के लिए एक कमेटी जो है डिफाइन कर दें, और वही कमेटी इस पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी लेगी और वही कमेटी हम लोगों को भी रिस्पॉन्स करेगी। चलो भाई, ये बात भी बिल्कुल ठीक करें। अब उस कमेटी को डिजाइन कौन करे? अब उसकी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पर इसके प्रावधानों में छोटे छोटे से माइनर प्रोविजन भी इन लोगों ने किए। जैसे जवाबदेही के लिए इन्होंने एक बॉडी स्टैब्लिश की जिसको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी की जवाबदेही के लिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जवाबदेही के लिए मैं इसको यहां से लिख रहा हूं पॉइंट बनाकर। ईस्ट इंडिया कंपनी की जवाबदेही के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है गठन किया गया। सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, आप समझने की दृष्टि से समझ सकते हो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक दल, एक कमेटी टाइप की हुआ करती थी, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में टोटल हुआ करते थे 24 सदस्य। 24 सदस्य हुआ करते थे। अब भाई साहब, कमेटी के अगर सदस्य बिठा दिए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारी उम्र तक वो बैठे रहेंगे। तो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का टाइम ड्यूरेशन भी सेट किया गया कि भाई साहब आप इस कमेटी के मेंबर कितने वर्षों तक रह सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल सेट किया गया 4 वर्षों का। 4 वर्षों का एक व्यक्ति का कार्यकाल होगा 4 वर्षों का। और भाई साहब चुनाव कब होंगे? तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई साहब जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 1/4 होंगे, 1/4 सदस्य होंगे, 1/4 सदस्य, इसके 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों का जो चुनाव होगा, चुनाव वो हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष करें। 1/4 सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष करें। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साहब इनका चुनाव कौन करेगा? चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा? कि भाई साहब इसके चुनाव में भाग कौन लेगा? कौन तय करेगा कि भाई साहब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, कंपनी का अधिकारी होना चाहिए? तो फिर उसके लिए इन्होंने तय किया कि यहाँ पर जो प्रोप्राइटर्स होंगे, जिनके पास कंपनी का शेयर होगा, उन शेयर धारकों को बोला जाएगा कि आप इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों का चुनाव कीजिए। अभी तक होता ऐसा ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके चुनाव की प्रोसेस में, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव की प्रोसेस में थोड़ा सा मूलभूत परिवर्तन किया। यहां पर बोला गया कि भाई साहब जो व्यक्ति 1000 पाउंड रुपए का जो यहाँ पर शेयर धारक होगा, 1000 पाउंड का जो अंश धारक होगा या फिर शेयर धारक होगा, अंश धारक होगा, वो अंश धारक ही इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। अभी बात लिखवाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया। ये जो 1000 पाउंड था, पहले भाई साहब ये केवल 500 पाउंड हुआ करता था। आप इस चीज को बड़ी बारीकी से समझना। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो कंपनी जो सांसद लोग थे, सांसद लोगों का जो डिविडेंड्स हुआ करता था, अधिकांश लोगों ने अपना पैसा कहां पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में डाला हुआ। अब सांसद होगा तो कोई 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तो डालेगा नहीं, वो डालेगा लाखों रुपए में, हजारों रुपए में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी ब्रिटेन की संसद के सदस्यों ने अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि 500 वालों को हटाओ, कम से कम 100 पाउंड जिसके भी यहाँ पर अंश धारक होंगे
यहाँ पर इसके शेयर धारक होंगे वो ही इनके चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। आप समझ सकते हो इनडायरेक्ट तरीके से किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की संसद ने रेगुलेट करना शुरू किया था। ठीक है, चलो एक बात ये हुई, तो चुनाव की प्रोसेस में ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे जिन्होंने भाई साहब अपना पैसा डाल रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जवाबदेहिता तय की गई। अब यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसकी जवाबदेहिता भाई साहब कैसे तय हो, वो जवाब कैसे तय करे? तो भाई साहब वो जवाब देगा किसको? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही आता है कि वो जवाब किसको दे। वहां पर ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री को दे, वहां के सांसद को दे, वहां के क्राउन को दे, किसको दे? तो उसके लिए जवाबदेहिता के लिए एक पद का इजाद किया गया, एक वहां पर पोस्ट क्रिएट की गई और उस पोस्ट को बोला गया कि भाई साहब ये जो व्यक्ति होगा इस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि भाई साहब ये भारत सचिव है। भारत सचिव, ये जो भारत सचिव है ये ब्रिटिश सरकार को नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति होगा जो केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल होगा भारत से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर प्रोविजन होंगे। मतलब यहाँ पर आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक अलग से कैबिनेट ही बना दिया, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग कि एक व्यक्ति को ही अपॉइंट कर दिया कि भाई साहब भारत से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन सब की जिम्मेदारी आपको हम देते हैं, आपका नाम है ए और आप यहाँ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से जानकारी लेंगे और आप यहाँ की संसद में उसको रखेंगे। अब क्वेश्चन, चलो भाई ये बात क्लियर हुई, मैं भारत सचिव को इसका जो है उत्तरदायित्व सौंप दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको सबकी साहबात बोलेंगे। अब दूसरी बात बोली कि भाई साहब इस भारत सचिव को जवाब के रूप में किस किस बिंदुओं पर जवाब लेना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब वहां के कंपनी के किसी कर्मचारी ने यहाँ की मार्केट से एक लॉलीपॉप खरीदा तो वो भी बताएगा भाई साहब मैंने आज एक लॉलीपॉप खरीदा। अरे नहीं भाई, उसके लिए भी कुछ ना कुछ रीजन सेट किए गए कि आपको जवाबदेहिता किन किन क्षेत्रों में देनी होगी। तो उसके लिए जवाबदेहिता में इन्होंने बोला कि भाई साहब जो भी सैन्य मामले हैं, सैन्य मामले से आप भारत के अंदर बिना हमारी अनुमति के कोई युद्ध नहीं करेंगे। सीधी सी बात स्पष्ट कर दी, मतलब रेगुलेट कर रहा है ना, नियंत्रित कर रहे हैं उनको। दूसरी बात, यहाँ के नागरिक से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे, नागरिकों से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे वो भाई साहब हमसे चर्चा करेंगे आप। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, जो भी यहाँ पर राजस्व से संबंधित बातें होंगी वो भी आप हमसे शेयर करेंगे। राजस्व ध्यान रखना, दो चीजें होंगी यहाँ पर, एक तो वाणिज्य, एक कॉमर्शियलाइजेशन होगा इनका, वाणिज्यकरण, मतलब यहाँ पर व्यापार से जो पैसा आ रहा है उसकी बात नहीं जो मैं बोलिए, यहाँ पे जो लगान का पैसा आ रहा है उस लगान की पैसे की बात बोल रहे हैं आप लोग, बात ध्यान रखना इस बात की। चलो ये बात क्लियर हुई कि भाई साहब जवाबदेहिता भारत सचिव को दी जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिए हम लोगों ने इन अंशधारकों के तहत और जवाबदेहिता होगी इन 2-3-4 बिंदुओं पर। अब होता क्या है, आप इन सब चीजों से थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ब्रिटेन की संसद ने आज तक भारत के अंदर इस तरीके से कंपनी के ऊपर ऐसे अधिनियम नहीं बनाए, पहली बार ऐसा अधिनियम बनाया वहां की संसद ने, पहली बार। तो भाई साहब हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से कि भारत के अंदर पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने वाला कोई भी जो कानून था वो कानून कौन सा था? ईस्ट रेगुलेटिंग एक्ट। भारत के अंदर कंपनी को पहली बार नियंत्रित करने वाला जो कानून था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी ये विशेषता में आता है, भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने का प्रयास पहली बार किया गया। भारत के अंदर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने का प्रयास किया गया। अब भाई यहाँ पे दो टर्म आई है, एक टर्म आई है नियंत्रित, एक टर्म आई है नियमित। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नियंत्रित करना मतलब भाई साहब उसको कंट्रोल करना, है ना। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कैसे करेंगे
नियंत्रित कैसे करेंगे? तो नियंत्रित करने के लिए यहां पर इन्होंने बोला कि भाई साहब भारत के अंदर अभी तक भारत के अंदर आपकी 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां हैं, आपकी बंबई, मद्रास और कलकत्ता। 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां हैं और यहाँ के गवर्नर को यहाँ के गवर्नर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के गवर्नर को यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब एक काम कर लेते हैं, इन सबको हम लोग एक सूत्र में, एक धागे में ही पिरो देते हैं। कैसे करेंगे भाई साहब? हम पूरे भारत के लिए एक पद क्रिएट कर देते हैं, जहां जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य फैला हुआ है और 3 बड़ी प्रेसिडेंसियों तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। यहां पर इन्होंने बोला कि भाई साहब जो बंगाल का अभी तक गवर्नर था ना, उस बंगाल के गवर्नर को हम बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे। नियंत्रित करने के लिए ध्यान से समझना, बंगाल का जो अभी तक गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और ये जो गवर्नर जनरल होगा, इस गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे कौन? बंबई और मद्रास के गवर्नर। बात क्लियर कर दी बिल्कुल कि भाई साहब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसके अधीन काम करेंगे कौन? मद्रास और बंबई, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर होंगे। अब भाई साहब काम अंडर कैसे काम करेंगे, इनके अधीन कैसे काम करेंगे? अब होता क्या है, यहां पर एक छोटी सी बात, एक प्रोविजन इन्होंने और रख दिया कि भाई साहब इनकी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल गवर्नर जनरल करेगा। अब वो शक्तियां क्या हो, देखो समझ सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर अगर भारत में देखा जाए तो 3 बड़े स्तंभ कहे जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपकी विधायिका। उस दौरान जो गवर्नर हुआ करते थे, वो इस प्रकार से तीनों ही अंगों का इस्तेमाल किया करते थे, कार्यपालिका का भी, विधायिका का भी और न्यायपालिका का भी। कुछ इस प्रकार से वो वर्क यहाँ पर किया करते थे। वैसे न्यायपालिका जो थी, न्यायपालिका तो भारत के जो आपके ग्रंथ हुआ करते थे, ग्रंथों के आधार पर ही इन्होंने भारत के अंदर इम्प्लीमेंट की। मूल रूप से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका का काम ही इनके पास हुआ करता था। कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव और विधायिका मीन्स लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पर इस अधिनियम के तहत बोला कि भाई साहब मद्रास का जो गवर्नर होगा, उसकी जो भी लेजिस्लेटिव पावर होगी, विधायी शक्ति होगी, और बंबई का जो गवर्नर होगा, उसकी जो भी लेजिस्लेटिव पावर होगी, मतलब विधायी शक्ति होगी, उसकी जो भी विधायी शक्ति होगी, इन शक्तियों का भी इस्तेमाल कौन करेगा? गवर्नर जनरल। अभी तक ऐसा नहीं था, अब तक बंगाल का गवर्नर खुद से ही विधान बनाया करता था, यहाँ पर विधि बनाया करता था। बंबई का गवर्नर भी खुद से ही विधान विधि बनाया करता था। लेकिन भाई अब आप लोगों के लिए विधान कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। इंडिकेशन क्या जाया? यहाँ पर अब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है या फिर केंद्रीकरण किया जा रहा है? सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर कि भाई साहब सेंट्रलाइजेशन, पावर का सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पर पावर पहले अलग अलग लोगों के पास थी, अब पावर सिमट करके किसके पास जाने लगी? यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत जाने लगी। और देखो हम कह सकते हैं भारत के अंदर पहली बार पावर का केंद्रीकरण या फिर शक्ति का केंद्रीकरण इन लोगों ने करना शुरू किया। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसको छोटा सा पॉइंट नोट बना करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर। भारत में पहली बार शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण, ठीक है। भारत में पहली बार शक्ति का केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, ये शुरुआत है, शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होगा आगे जाकर के देखेंगे कि किसके आसपास जाकर के कैसे कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो एक बात क्लियर होगी कि भाई साहब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो अब इन लोगों के लिए भी कानून बनाएगा। इतनी बात क्लियर कर दी। अगर भाई साहब कानून बनाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वर्चस्व है।
इसमें कौन सी नई बात इन लोगों ने कर दी? उन्होंने बोला नहीं भाई, इतना बड़ा क्षेत्र होगा उसके लिए केवल एक आदमी पॉलिसी नहीं बना सकता, तो उस गवर्नर जनरल के कार्य में योगदान देने के लिए हम बना देते हैं एक परिषद बना देते हैं, ये एक काउंसिल बना देते हैं, और इस काउंसिल में हम गवर्नर जनरल से अलग 4 लोगों को रख देते हैं। 4 लोग। अब वो 4 लोग कौन कौन से थे? बहुत बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब वो 4 लोग कौन कौन से थे। पहला नाम आता है यहां पर बॉरवेल। दूसरा नाम आता है क्लेवरिंग। फिर आता है मॉनसन, और फिर आता है फिलिप फ्रांसीसी। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है फिर। भाई साहब गवर्नर जनरल भारत के अंदर जो भी कानून बनाएगा, ध्यान से समझना इस बात को, गवर्नर जनरल भारत के अंदर जो भी कानून बनाएगा वो किसकी मदद से बनाएगा? इस परिषद की मदद से बनाएगा। कोई भी कानून बना सकता है भाई, लेकिन इस परिषद के अंदर 3 लोगों को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ब्रिटेन के क्राउन की। ब्रिटेन का क्राउन तय करेगा कि किन किन लोगों को यहां पर अपॉइंट करें। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बीच में भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रखा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन देंगे किसको? ब्रिटेन के क्राउन को। ब्रिटेन का क्राउन उस रिकमेंडेशन को मान भी सकता और नहीं, मतलब चलेगी किसकी? सीधी ब्रिटेन के क्राउन की। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तो जिम्मेदारी यहां पर तय कर दी, दूसरी बात कानून बनाने की प्रक्रिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा अपना यहां पर हाथ डालना शुरू किया। अब उस दौरान कहा जाता है कि जो 3 लोग थे ना नीचे के 3 लोग, ये इतने घोर विरोधी थे गवर्नर जनरल के कि भाई साहब गवर्नर जनरल बोलता है इधर को चलो, इधर बोलता है हम इधर को जाएंगे, कर लो जी क्या करो। मतलब गवर्नर जनरल को यहाँ पर काम करने ही नहीं दिया जाता था। यहाँ पे प्रोसेसिंग ऐसी होती थी कि 5 लोग हो गए, ये 4 तो ये एक गवर्नर जनरल वोट के माध्यम से जिसकी 3 वोट होंगे एक तरफ, भाई साहब वो ही कानून यहाँ पर पारित होगा। चलो भाई, इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद भी बनाई। क्या काम कर रहे हैं ये? नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। अभी ये जो परिषद होगी, देखो आगे जाकर के धीरे धीरे इस गवर्नर जनरल की परिषद में, इस परिषद देखो हम लोग आज के टाइम में कह सकते हैं कि जो परिषद होगी ना, इस परिषद को सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? इस परिषद को दिया। इस परिषद को यहाँ पर कार्यपालिका के रूप में रखा गया था, ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम किया रखा। लेकिन इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ साथ वर्क विधायिका भी रखा। विधायिका कानून बनाने का भी इसका वर्क था। लेकिन जो मूलभूत से जो वहां पर एक्ट के तहत काम, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि इस परिषद का काम क्या होगा कि भाई साहब कानून को लागू करने का काम होगा। इसका कानून बनाएगा कौन? भाई साहब गवर्नर जनरल बनाएगा। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए तो काम ये क्या कर रहा है? विधायिका का भी काम कर रहा है। ठीक है, बाहर देखो। अब एक छोटी सी बात है, नोट में फिर दोबारा से लिखते हैं। आज के टाइम में भारत के अंदर सबसे बड़ा जो, अगर मैं बोलूं शक्ति के रूप में, तो शक्ति के रूप में हम विधायिका के रूप में देखते हैं। भारत के अंदर विधायिका शक्ति के रूप में प्रथम स्थान पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी। और यहाँ पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा पावर के रूप में कार्यपालिका है। तो भाई साहब नोट में फिर लिखो, 1773 में सबसे सर्वोच्च कौन था? कार्यपालिका। और 1947 में, 50 कह देंगे हम, 1950 में सबसे सर्वोच्च कौन होगा? विधायिका। ये भाई साहब ये ग्राफ चेंज कैसे हो गया? ये ग्राफ उल्टा कैसे हो गया? इसी ग्राफ के बारे में आगे तक के जितने भी एक्ट होंगे वो सब के सब धीरे धीरे पावर को, इसकी पावर कम होती चली जाएगी, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ती चली जाएगी। आगे जाकर के इसको वीटो पावर देना शुरू कर देंगे, अध्यादेश पावर देना शुरू कर देंगे, अलग अलग पावर देना शुरू कर देंगे। काउंसिल की बात मानने को भी बोल देंगे कि भाई साहब तुम मान भी सकते हो, नहीं भी। धीरे धीरे इनकी पावर कम होती चली जाएगी और गवर्नर जनरल की पावर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो एक बात आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हुई कि भाई साहब गवर्नर जनरल की परिषद ऐसे होगी।
4 लोग थे, कार्यपालिका के रूप में हम लोगों ने रखा, लेकिन विधायिका का ये लोग यहाँ पर काम किया करते थे। ठीक है, चलो एक बात तो हम लोगों ने देखी कि भाई साहब चलो ये इस प्रकार से ये नियंत्रित करने का काम किया, लेकिन एक शब्द और छुपा हुआ है भाई साहब, ये नियमित। अब ये नियमित कैसे करेंगे? तो भाई साहब इस नियमित का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है कि भाई साहब इन्होंने रखा था कार्यपालिका के रूप में, लेकिन कार्यपालिका के रूप में काम ना करके ये काम करने किसके लिए रखे? विधायिका के रूप में काम करने लगे, तो नियम भी बनाने का काम किसका होने लगा? तो इसी परिषद का। तो नियंत्रित करने का काम भी और नियमित करने का काम भी इस कार्यपालिका या फिर इस परिषद के माध्यम से यहाँ पर होने लगा था। और नियमित रूप से तो हम कह भी सकते हैं कि भाई साहब ये जो बंगाल और बिहार में आपको ये मद्रास और बंबई बताया था, इस मद्रास और बंबई के लिए भी कानून कौन बना रहा है, नियम कौन बना रहा है? यहाँ पर यही परिषद के तहत बनाए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो एक पार्ट तो हम लोगों का ये हुआ कंप्लीट। अब थोड़ा सा बोर्ड में जो है खिचपिच होने लगे, इसको हम लोग थोड़ा सा साफ कर देते हैं और इसका एक अगला पॉइंट फिर और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो थे कुछ इसके प्रोविजन। अब इसका एक लास्ट प्रोविजन और बचता है, प्रावधान एक और बचता है लास्ट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कंपनी के जो लोग थे वो निजी व्यापार करने लगे थे, तो भाई साहब अब उनको कैसे रोका जाए? तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कलकत्ता में एक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। अब भाई साहब ये सर्वोच्च न्यायालय अगर बनाया गया, देखो ये स्टैब्लिश 1774 में जाकर के हुआ था, लेकिन नींव आधारशिला रख दी थी किसने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब भाई साहब इसके सुप्रीम कोर्ट के कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कार्य भी तय किए गए होंगे। तो कार्यों में हम लोग देखते हैं, एक तो इनका प्राथमिक और अपील का अधिकार था, प्राथमिक अपील का अधिकार, अपील का अधिकार। ये जो प्राथमिक अपील का अधिकार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये भारतीय लोगों के लिए इन लोगों ने रखा था, ये भारतीयों के लिए और भारतीयों के लिए भी भाई साहब कोर्ट के दरवाजे तब खोलेंगे जब आपका 5000 रुपए से अधिक का केस होगा। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से आप लोगों को बाहर किया जाता, इंडियंस को इनडायरेक्ट तरीके से बाहर। उस दौरान 5000 रुपए भाई साहब आज के 5 लाख रुपए तक के बराबर बनते हैं। तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आप लोगों को बाहर किया जाता। और पैसा कौन देगा? आप ही हम लोगों को पैसा देंगे, हम लोगों ने कोर्ट बनाई आप लोगों के लिए। इस तरीके से काम करना शुरू करेंगे। दूसरा, कार्यों में जो मूल रूप से इन्होंने कार्य रखा था, सबसे बड़ा जो कंपनी और सम्राट की सेवा में लगे हुए जो लोग थे, कंपनी और सम्राट की सेवा में लगे लोगों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा सकती है, उनकी शिकायतें सुनी जा सकती है, उनके मामलों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी और सम्राट की सेवा में जो लगे हुए व्यक्ति थे उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी की जा सकती है, कार्यवाही, उनके विवाद सुने जा सकते हैं, उनकी अपील सुनी जा सकती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो मूलभूत कारण हम लोगों ने रख दिया। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था कि भाई साहब सबसे पहले कितने जजों की बेंच यहाँ पर बनाई थी? तो यहाँ पर 4 जजों की बेंच बनाई थी। सबसे पहले यहाँ पर 4 जज अपॉइंट किए गए, जिसमें आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे इन 4 जजों में? तो सर एलिजा इम्पे इनके मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये था इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ मूलभूत प्रोविजन। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को
जो मैंने जानकारी दी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को अगर ऐसी ही किसी और अन्य टॉपिक के ऊपर भी क्लियरिटी चाहिए या आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हम लोगों को टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं। हम उसके ऊपर अच्छा सा अच्छा कंटेंट तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाने की जो है कोशिश करें। तो फिर कल फिर मुलाकात करेंगे किसी और अन्य जानकारी के साथ। अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे से आए, लगभग सभी लोगों का टॉपिक एक समान सा रहा, बाकी फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर तो करना मत ही भूलना, ठीक है। कल फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।